हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और मेरे साथ आज विराट भी उठ गए हैं। सम्राट तो डेली उठते हैं, लेकिन विराट को ऐसा लगता था कि हम नहीं उठ पाते हैं। दद्दू पता नहीं कौन सा काम मम्मी के साथ अकेले अकेले कर लेते हैं सुबह सुबह, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है, क्योंकि वो तो दद्दू की कॉर्बन कापी हैं। जो दद्दू करेंगे वही वो करेंगे। तो वो भी आज सुबह जल्दी उठ गए हैं, तो मैंने कहा यही दद्दू करते हैं सुबह उठ के पढ़ाई, तुम भी करो। ज़बरदस्ती मैंने उसको भी बैठा दिया था, तो दोनों पढ़ाई करने में लगे थे। हालांकि आज लाइट नहीं है सुबह सुबह, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज सैटरडे का दिन है, तो शायद सप्ताह चेंज होने वाला हो। अभी पूरे सप्ताह सुबह में लाइट नहीं रहती थी। चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो टाइमिंग चल रही है लाइट की आने और जाने वाली ना, ये थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब सुबह सुबह लाइट नहीं रहती है, तो अंधेरे में ना तो सही से झाड़ू लगाते बनता है, ना पोछा लगाते बनता है। और अभी जब बरगद देव की पूजा कर रहे थे ना, तो देखें फर्श पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, तो सही से बैठ के पूजा भी नहीं कर पाए। मतलब पालथी लगा के पूजा की जाती है ना, तो वैसे नहीं बैठ पाए थे, ऐसे ही उठक के बैठे थे। और बस अभी मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो गई है। फ्री होने के बाद मैंने डेली वाला मेकअप कर लिया है, बाल बना लिए हैं, और सबसे लास्ट में काम होता है ये सिंदूर लगाने का। तो आज के ज़माने में खैर सभी मेकअप करते हैं। जो कुंवारी लड़कियां वो भी मेकअप करती हैं, और विवाहिता के लिए तो 16 श्रृंगार लिखा ही गया है। तो हम लोगों के जीवन में सिंदूर के क्या मायने हैं, शायद इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे श्रृंगार में सिंदूर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम लोग डेली जो मेकअप करते हैं, उसमें जो सिंदूर लगाते हैं ना, उनमें हम कई सारी गलतियां करते हैं। जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। तो मुझे जो जानकारी है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। पहली बात, आप दिन भर में एक बार सूखा सिंदूर ज़रूर अपनी मांग में डालें। अगर हो सके तो पीला वाला डालें, क्योंकि पीला वाला जो सिंदूर होता है ये सदियों पुराना है। मतलब भगवान के ज़माने से ये सिंदूर चला आ रहा है। लाल वाले सिंदूर का निर्माण अभी जल्दी में हुआ है, लेकिन पीला सिंदूर शुद्ध सिंदूर माना जाता है। तो अपने पूजा घर में आप पीले सिंदूर की डिब्बी ज़रूर रखें। और हो सके ना तो पूजा आप चाहे बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन हाँ, अगर किसी माता रानी की आपने तस्वीर रखी ना, तो उन माता रानी को पहले सिंदूर चढ़ा के और फिर थोड़ा सिंदूर आप अपनी मांग में डालें। तो ये नियम आप अपने जीवन में बनाइए। और दूसरा, जब आप मेकअप कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपकी जो मुंह की दिशा है वो पूरब दिशा की ओर होनी चाहिए, बाकी किसी दिशा की ओर ना करें। खासकर दक्षिण दिशा की तरफ तो बिल्कुल भी सिंदूर ना लें अपनी मांग में, बहुत अशुभ माना जाता है। और दूसरा, मैंने बता ही दिया है कि सर पे पल्लू ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सौभाग्य होने की निशानी लाल सिंदूर है ना, ये हमारे जीवन में किसी साधना, किसी तपस्या से कम नहीं है, जिसकी सुरक्षा के लिए हम हज़ारों व्रत करते हैं, हज़ारों मिन्नतें मानते हैं भगवान से कि हमारी सुहाग की लंबी आयु हो। तो इतनी पवित्र और श्रेष्ठ वस्तु को हम खाली सर से तो अपनी मांग में नहीं रख सकते हैं ना। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर डालें, तो अगर आप साड़ी पहनते हैं तब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास पल्लू होता है। सूट भी पहनते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुपट्टा होता है। लेकिन अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो या फिर कोई और कपड़ा पहन रहे हो जिसमें कोई और कपड़ा नहीं है कि आप सर पे डाल सकें, तो आप बाएं हाथ को सर पे रख के दाहिने हाथ से सिंदूर ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो आपको मैं बताना ही भूल गई कि जब भी आप सूखा सिंदूर मांग में लें तो आपको किस उंगली से लेना है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में और बताया था कि आपको जो सबसे छोटी उंगली है हाथ में, उसके जो बगल में उंगली होती है ना, उसका नाम अनामिका है। आपको अंगूठे की सहायता से उसी उंगली से सिंदूर लेना है मांग में। तो ये सिंदूर लगाने के कुछ छोटे छोटे से नियम थे। और कोशिश करें कि आप अपने मेकअप बॉक्स में गीले सिंदूर के साथ साथ सूखा सिंदूर ज़रूर रखें। वो शुभ माना जाता है। जब भी आप गीला सिंदूर ले रहे हो ना, तो उसके बाद आप सूखे सिंदूर को एक बार स्पर्श ज़रूर करवाएं मत्थे से। भले ही आप मांग में ना लगा रहे हो, लेकिन मत्थे से ज़रूर स्पर्श करवाएं। और आपसे बात करते करते काफ़ी कुछ मैंने निपटा लिया है किचन में। तो अभी थोड़ा सा चावल रखा था बचा हुआ रात का, तो उसको मैंने फ्राई किया है और दलिया बना दी है। बस ये सब बना के मैं लग गई थी खाना बनाने में। आज बन रही है करेले की सब्ज़ी, देखो कौन कौन खाता है। और ये विराटू का दूध है, कह रहा था हम गिलास में दूध नहीं लेंगे, कप में मुझे चाहिए, तो उसको मैंने कप में दे दिया है। और ये थोड़ी सी धनिया मैंने भून के रखी है, अभी करेले में डालना है। तो भूनने के बाद उसको मैंने ऐसे ही चकले पर पीस लिया है। और दीदी अभी पूजा पाठ करने में लगी हैं। और आज इतनी मज़ेदार बात हुई है, विराटू को हम डांट रहे थे, पता नहीं कौन सी शैतानी कर रहा था। तो कह रहा था अपनी दादी से, बोल रहा था कि दादी जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो मम्मी बूढ़ी हो जाएंगी, और फिर जब मम्मी कुछ मंगाएंगी ना हमसे, तब इनको हम सामान ला कर नहीं देंगे। ये बहुत डांटती हैं हमें। इतनी बातें छापता है, पता नहीं कहाँ से इतनी बातें सीखता रहता है। और आपको बताना भूल गए थे, आज इन दोनों की छुट्टी है, तो घर में धमाल मचाए हैं। और सबसे ज़्यादा धमाल तो इनके पापा मचाए हैं। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो मिर्ची दगा रहे हैं, दीपावली के बच्चे हैं।
तो अभी जो लोग ब्लाउज़ कटिंग देखना चाहते हैं कि ब्लाउज़ कैसे कट करना चाहिए, अगर आप शुरू में ब्लाउज़ कटिंग करना सीख रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ख़ासकर ये अभिलाषा जीजी के लिए, जो काफ़ी दिन से ये बोल रही थी कि दीदी ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो डालिए। और आप माइंड मत कीजिएगा, मैंने जीजी बोला, मैं चिढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बड़ी दीदी को जीजी बोला जाता है। तो चलिए अभी बकवास नहीं करते, आपको दिखाते हैं कि ब्लाउज़ कटिंग कैसे कर सकते हैं शुरुआत में। और शुरू में आप ब्लाउज़ कटिंग सीख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप पेपर पे कटिंग कीजिए, पेपर कटिंग कीजिए, उसको आप रख लीजिए। फिर आप कपड़े पर उसी पेपर से नाप के कटिंग कर लीजिए। तो सबसे पहला नाप ये मैंने लिया है सीने के लिए। तो सीना 32 इंच है, तो उस हिसाब से मुझे 8 इंच लेना था। तो 8 इंच में 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए, मतलब सिलाई के लिए। तो 10 इंच मैंने ये फोल्ड जो रखा है ना, ये कपड़ा ये 10 इंच का है। और उसके बाद ये लंबाई नाप रहे हैं तो जो भी आपको लंबाई रखनी हो उसका आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 13 इंच का मुझे ब्लाउज चाहिए, तो मैंने 15 इंच पीछे के लिए रखा है और 16 इंच आगे के लिए रखा है। और ये कपड़ा फोल्ड करते समय आपको ध्यान देना है कि जो ये फोल्ड वाला हिस्सा ना, ये ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ये पहले मैं निकाल देती हूँ। तो पीछे मेरा रहेगा 15 इंच और आगे 16 इंच। 16 इंच है क्रॉस पट्टी के लिए, क्रॉस पट्टी बनाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है 1 इंच। तो ये हमारा तैयार हो गया है ना। अब हम देखते हैं कि गले की नाप क्या है, शोल्डर का नाप क्या है। तो गला कट करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चूक और पूरा ब्लाउज़ ख़राब। अगर गला भागने लगा ना, तो समझ लो पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। तो गले की यहाँ पर चौड़ाई जो मैंने ली है वो 2 इंच है, और नीचे जो मैं जो गहराई ले रही हूँ वो है 6 इंच। ये एक सामान्य नाप है। अब आपको लग रहा होगा कि गला हमें बड़ा बनाना हो तो क्या करें। तो गला आप चाहे जितना बड़ा कर लें, पीछे का हो या फिर आगे का, कोई दिक्कत नहीं है, गला आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शोल्डर पे आपको सिर्फ 2 इंच की चौड़ाई लेनी है गले की। तो मेरी गारंटी है कि वो आपका गला भागेगा नहीं। और यहाँ पर जो मैंने शोल्डर का हिस्सा लिया है वो मैंने 3.25 इंच रखा है। और उसके बाद आर्म होल के लिए जो गहराई ली है वो है 5.5 इंच। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है और बैक वाला दोनों अभी एक के ऊपर एक रखे हैं ना, तो हम जो कटिंग करेंगे आर्म होल की ना, वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रंट वाले हिस्से के लिए मैंने 1 इंच की गोलाई दी है और बैक वाले के लिए मैंने 1.5 इंच की गोलाई दी है। दोनों निशान मैंने बना लिया है, आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी। तो बस अब हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। और आपको अगर ये कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आप पिन लगा लिया कीजिए चारों तरफ। जैसे शर्ट में पिन लग के नहीं आते, वो पिन से आप टक कर लें कपड़ों को, तो कपड़े इधर उधर भागेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो आर्म होल की मैंने कटिंग की है ना, वो पीछे वाले हिस्से के नाप की है, ताकि ये बैक वाला हिस्सा पहले बाहर हो जाए, उसके बाद फिर फ्रंट वाले हिस्से की हम गोलाई कट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आधा इंच बचा है ना, इसको भी मैं निकाल दूँगी। तो बस ये आर्म होल अच्छे से कट चुके हैं, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी। तो बस ये हिस्सा तो कट गया है। सबसे ज़रूरी यही होता है ना, हम सोचते हैं कि ब्लाउज़ कैसे कट होता है, कैसे कट होता है। तो ये बहुत सरल होता है, बस हमें सीखने की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो पीछे की गले की गहराई है ना, उसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँगी, 9 इंच रखूँगी। तो ये मैंने गहराई काट दी है, ये पूरा तैयार हो गया। पीछे के हिस्से में कुछ नहीं करना है, बस इसको ये जो साड़ी का कपड़ा है इसके साथ अटैच करना है बस। और यहाँ पर जब आप अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हो ना, तो सबसे पहले आप पूरे अस्तर को साड़ी के कपड़े से टक कर लीजिए। बहुत आसानी हो जाएगी, आप काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करेंगे। मतलब जो हवा लगता है ना अस्तर वाले ब्लाउज सिलने के लिए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए टेंशन कम हो जाएगी। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना, तो देखो मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि शुरुआत से जैसे मैंने शुरुआत की ना, वो चीज़ें आप सबके साथ में शेयर करूँ। तो यहाँ पर साड़ी के कपड़े के साथ ये अस्तर का कपड़ा सेट हो गया, ठीक है। अब हम कटिंग करेंगे क्रॉस पट्टी के लिए। तो गले की जो भी आपकी गहराई है ना, वहीं से आपको नापना है। तो 5 इंच मैंने यहाँ पर नापा है क्रॉस पट्टी के लिए। इधर से 5 इंच रहेगा और इधर साइड से 7 इंच रखा है। तो ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा, तो इसको मैं निशान लगा लूँगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये कपड़ा जो फोल्ड हुआ है आप देख रहे हैं, अस्तर वाला कपड़ा ऊपर है और साड़ी का कपड़ा अंदर रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ब्लाउज कटिंग करते समय, अगर इसमें गलती हुई तो पूरा ब्लाउज फिर ख़राब हो जाता है। और इसके बाद फिर अब आती है चोली बनाने की बारी। ये प्लेट डालना है। तो ऊपर शोल्डर से मैंने नापा है, ये पहली प्लेट के लिए जो निशान बनाया है ये 9 इंच पर है। और उसके बाद फिर साइड से 4 इंच पर मैंने ये निशान बनाया है। और इन प्लेट्स को डालने के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि आप बिल्कुल एक बार में परफेक्ट डालें। इनको तो आप धीरे धीरे जब आप सिलते रहेंगे ना ब्लाउज, तो इनको डालना तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की ये गोलाई दी है चारों प्लेट के बीच में। तो ये पूरा मैंने गोलाई बना दी, बता रही थी दीदी को वैसे दीदी से मैंने खुद सीखा है। तो ये क्या है ना, अभी जो मैंने निशान बनाया था ये बच्चों का कलर था मोम वाला, तो इससे क्या है ना कि उधर साइड में निशान नहीं बनेगा। तो मैंने ऊपर खड़िया से इस पर निशान बना दिया है।
तो इसको पहले क्रॉस पट्टी अलग करेंगे। क्रॉस पट्टी अलग हो गई है, इसको बीच से कट कर दिया है, तो ये पूरा तैयार हो गया। इसको बाहर कर देते हैं और उसके बाद इसको पलट देंगे इस तरफ ना, तो ये निशान बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मैंने टैप कर दिया ना, तो ये देखिए इधर मतलब दिख नहीं रहा है शायद कैमरे में, क्योंकि ये वाइट कलर का है ना, तो बस जैसे निशान बन गया था उसी के ऊपर मैंने ये कलर चढ़ा दिया है, तो ये पूरा बन गया। मतलब निशान बन गया है ना, अब दिक्कत नहीं है ब्लाउज सिलने में। ब्लाउज तो मिनटों में सिल जाएंगे। और हाँ, आपको गले का जो कपड़ा है ना अभी कट नहीं करना है, पहले से काट देते हैं ना, तो फिर ये अगर कपड़े थोड़ा सा उछलने वाले हैं ना तो धागे फिर निकलते रहते हैं, गला ख़राब हो जाता है। तो वो कटिंग मैं बाद में करती हूँ, जब सिलाई करती हूँ ना तभी वो कटिंग करते हैं। तो वो पूरा बेस तो तैयार हो गया। अब आता है आस्तीन का हिस्सा। तो आपको सीधा कपड़ा लेना है और इसको 4 फोल्ड करना है। फिर आपको जितना भी लंबाई चाहिए आस्तीन की पहले वो नाप ले लीजिए। तो यहाँ पर 4.5 इंच मैंने नापा है और उसके बाद यहाँ पर आपको पहले एक बॉक्स तैयार करना है। 4.5 इंच का मैंने ये बॉक्स तैयार कर लिया है। और उसके बाद नीचे का हिस्सा जो है वहाँ पर आपको 3 इंच माइनस करना है, ठीक। तो नीचे मतलब कि जो आस्तीन का खुला वाला हिस्सा है उस तरफ मैंने 3 इंच हाफ रखा है और ये कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच रखी है। तो यहाँ पर 3 इंच तक तो आपको सीधे ले जाना है, उसके बाद हल्की गुलाई करते हुए नीचे तक आपको जोड़ देना है। ये देखिए आस्तीन का कपड़ा बहुत जल्दी कट जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल शेप टू शेप काटें, बस ऐसे गुलाई देते रहिए, फिर धीरे धीरे आपका हाथ खुद बैठ जाएगा। और आपको पता है ये जो आर्म होल का हिस्सा होता है वहाँ पर आस्तीन कैसे बिल्कुल फिट आए, है ना, इसके लिए आप सोच रहे होंगे। तो जब भी आप सीने की नाप ले रहे हो तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसे मैंने सीने की नाप 10 इंच रखी थी ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई 9 इंच रखी थी। बिल्कुल परफेक्ट नाप है ये आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो साड़ी का कपड़ा था उससे मैंने ये पूरा कट कर लिया है। और बारी आती है अब ये पाइपिंग के कपड़े की। तो यहाँ पर जो कपड़ा तिरछा हो, हल्का लूज़ हो, वहीं से आपको पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालना है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया था जहाँ से लूज़ आ रहा था थोड़ा सा, तो तिरछा कपड़ा ये कट कर लिया है। और फिर ये मैंने निशान लगाया है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच का जो कपड़ा निकलता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर इस तरफ से ना दिखाई नहीं पड़ रहा था, काफ़ी चमक वाला कपड़ा है ना गोल्डन का, तो दिख नहीं रहा था निशान, तो दीदी ने कहा इधर से हम काट देते हैं। तो अभी ब्लॉग के साथ ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी, बहुत फास्ट दिखाया है मैंने। लेकिन हाँ, अगर आप सबको ना समझ में आए ना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्दी ही मैं वीडियो और भी ले आऊँगी ब्लाउज कटिंग की, ऐसा नहीं है कि बस ये लास्ट है। और आप लोग अगर बिगनर है ना तो आप पेपर पे इस कटिंग को ज़रूर दोहराइए 2 बार 4 बार, जब आपके पास टाइम हो तो इसको दोहराते रहिए, आपका हाथ खुद ब खुद बैठ जाएगा, आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।